हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है HP टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड। इसका जो IPO है वो 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। प्राइस जो सेट किया इन्होंने वो है फिक्स प्राइस 108 रुपये का। 1200 का लॉट साइज है, तो आपको 1,29,600 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स कि SME कैटेगरी का IPO रहने वाला है। कंपनी यहाँ पे 34 करोड़ रुपीज़ उठा रही है और पूरी वैल्यू जो लगा रही है दैट इज़ अराउंड 129 करोड़ रुपीज़। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के कि अच्छे खासे पैसे उठाने की ट्राई करी जा रही है। यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी में IPO से पहले। IPO के बाद में 74% के आसपास रह जाने वाला है। सो अच्छा खासा स्टिल रह जाने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदती है दूसरी कंपनियों से। ब्रांडेड जैसे मोबाइल वाले हो गए या फिर लैपटॉप वाले हो गए, तो ब्रांड्स के साथ में डायरेक्ट टाइप करती है और बोलती है कि इस एरिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन हम ही करेंगे। तो इनके पास में सोनी के, एप्पल के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं जो कि पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो हम इनके पास में गुजरात के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, सोनी LED टीवी मोबाइल फ़ोन्स और उनके। तो इस टाइप से दूसरे अलग अलग ब्रांड्स के इन्होंने राइट्स जो हैं वो ले रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जैसे एप्पल का इनके पास में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। क्योंकि धीरे धीरे एप्पल्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो इनके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उन एरियाज़ के अंदर में, तो इनके थ्रू ही माल जो है वहाँ पर जाता है। तो इनका फिक्स बीच में मार्जिन रहता है। नेक्स्ट, जैसे ऑनलाइन का आज के दिन बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके इनके जो बिजनेस है उसके ऊपर में क्या दिक्कत आ सकती है? यस, डेफिनेटली आ सकती है, बिकॉज वो इनके हाथों से होते हुए नहीं जाता है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है वेयर हाउस से होते हुए। बट ये डिपेंड करता है बाद में कि वो जो सेलर है वहाँ पर वो कौन है। अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया का है जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर में आता है, तो वो ऑफलाइन खरीदेगा, तो वो इनके थ्रू होते हुए खरीदेगा और बाद में फिर वो बेचेगा, तो तब जरूर इनके थ्रू से आएगा। बट जैसे मान के चलिए कि फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, ये अपना ही अपने वेयर हाउसेज में ही डायरेक्ट टाई अप करके रखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में, तो वो अपने वेयर हाउस में माल थोक के भाव में खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं। तो वहाँ पर इनको कोई ज़्यादा खास फायदा, इनको फ़ायदा नहीं होता फिर वहाँ पर। तो ये काइंड ऑफ इनके लिए एक नेगेटिव चीज़ें भी हैं। बाकी अच्छी खासी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो ऑफलाइन सेल के अंदर में मोस्टली इनको फ़ायदा रहता है। राइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर के अंदर। उसके लिए हमें RSP को रीड करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे कंपनी क्यों उठा रही है, तो पैसे के रीज़न उन्होंने बताया है कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि कंपनी को जो रोज़मर्रा का काम है, लोन वोन है शॉर्ट टर्म का या फिर ट्रेड पेएबल्स हैं, तो उनको जो खर्चा जो उठाना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए, उसमें पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली कंपनी को और बड़ा करने के लिए ऐसा कोई रीज़न इन्होंने नहीं बताया है, बिकॉज जिस टाइप का ये कंपनी काम करती है उस टाइप की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही रहती है। कंपनी के जो लीड मैनेजर हैं जो इस IPO को लेके आ रहे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही है। तो इसको देखते हुए नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे जो IPOs हैं वो नेगेटिव में भी खुले हैं। राइट, तो देर आर चांसेस कि नेगेटिव में भी खुल सकता है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कुछ खास अच्छी रही नहीं है। बस एक या दो कंपनियों को अगर हम लोग छोड़ दें जो कि अच्छा खासा ऊपर खुले हैं, बाकी जो बाद में भी वो उनके जो शेयर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे नीचे आए हैं। तो वी कैन से कि लीड मैनेजर जो है वैल्यू ज़्यादा लगाने की कोशिश करता है। तो अब थोड़ा सा हम कंपनी के RSP के थ्रू कंपनी को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30 करोड़ रुपीज़ वो जो उसमें है वर्किंग कैपिटल में लगाने वाली है कंपनी, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में खर्च करने वाली है। विजय लाल सिंह यादव ये कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कि कंपनी के मेन कार्यकर्ता धर्ता हैं। इनके पास में ही 50% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी IPO से पहले। IPO के बाद में भी 37% रह जाए, सो अच्छा खासा इनके पास में कंट्रोल रहने वाला है कंपनी का। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के ऊपर में कोई खास लिटिगेशन वगैरह जो कुछ खास नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जरूर जरूर कंपनी के द्वारा फाइल की हुई है। कंपनी के ऊपर या प्रमोटर्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2011 में हुई थी। उसके बाद में इनका जो टर्नओवर है वो 190 करोड़ टच किया 2020 में। सो काफ़ी अच्छा खासा ये टाइम इन्होंने ले लिया, बट उसके बाद में इनका जो टर्नओवर है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी रिसेंटली जो है 1100 करोड़ के टर्नओवर पर ये पहुंच चुके हैं। टर्नओवर मीन्स जो एक्सक्लूसिव राइट्स इन्होंने लिए हैं उन वो जब ये जो ब्रांड्स का जो माल बेचते हैं तो पहले खुद खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं। तो जो बीच में जो, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इनके नाम पे लिख गया ना कि मान के चलो कि इनके पास में पूरा गुजरात है सोनी के मामले में, तो सोनी में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके थ्रू होगा, तो जितना भी माल बिकेगा सोनी का वो इनके नाम पे ट्रांजैक्शन में दिख जाएगा। तो इस टाइप से है पूरा मामला। बट इनके मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं बचते हैं इस मामले में, क्योंकि बीच में मार्जिन बहुत कम रहते हैं, बट जितना ज़्यादा माल निकलता है उतना ज़्यादा
पैसे बनते हैं। सो इट्स अ गुड बिजनेस। कंपनी के पास में आज के दिन कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, जॉइंट वेंचर, कुछ भी कंपनी उस टाइप से काम नहीं करती है। ये हैं विजय लाल सिंह यादव जी, जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये इनके बारे में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेके भी आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक ठाक इनके पास में एक्सपीरियंस यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़ कुछ नाम है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि लैंड वगैरह कुछ भी कंपनी के नाम पर नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑन द रेंट। यहाँ पर थोड़ा सा लीड मैनेजर्स ने जल्दबाजी कर देते हैं, जो रिपोर्ट बनाते हैं वो डिटेल्स ऑफ द ओन्ड प्रॉपर्टीज़ आर गिवन एज बिलो। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इसके नीचे लिखी हुई हैं वो सारी रेंट की लिखी हुई हैं। सो आई थिंक कई बार भाई लोग गड़बड़ कर देते हैं, पुरानी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में डिटेल्स हटाना भूल जाते हैं। सो दैट्स ओके। सो यहाँ पर अच्छा खासा रेंट इन्होंने मतलब दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने रेंट पर ले रखी हैं, बट कमाई भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो 7 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में परमानेंट हैं, जो कि कंपनी के मोस्टली मैनेजरियल लेवल्स के ऊपर में है। बाकी जितने भी इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मोस्टली जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही काम कर रही हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो मोस्टली जो कंपनी माल बेचती है वो मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, मोबाइल के ही धंधे में काम करती है। बाकी जो दूसरे टैबलेट, स्मार्ट वॉच वगैरह, वहाँ पर कुछ ज़्यादा मार्केट आज के दिन बना हुआ नहीं है, मोस्टली मोबाइल में ही काम चल रहा है। और दूसरा, गुजरात के अंदर में और मध्य प्रदेश में ही इनका सबसे ज़्यादा दबदबा है, बिकॉज सोनी वगैरह जो है उसे, बिकॉज एप्पल, मैकबुक, ये सब तो जो है अभी इनका ट्रेंड बढ़ना चालू हुआ है, पहले इनका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में कंपनी ने कितना पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 258 करोड़ रुपीस कंपनी ने यहाँ पर लगाए हुए हैं इसके अंदर में, और उसमें से कितने पैसे जो हैं उधारी के हैं, तो यहाँ पर 34 करोड़ रुपए तो कंपनी के खुद के लगे हुए इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी जितना भी सारा पैसा है वो उधारी का ही है। दैट मीन्स जितना भी माल अगर कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन रेंट। तो अब ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो 90 करोड़ रुपए की तो कंपनी के पास में माल पड़ा हुआ है एज ऑफ टुडे, एंड 37 करोड़ रुपीज़ का माल बिक चुका है, बट उसका भी पैसा आना बाकी है। तो वो एक साइकिल बंधी हुई है, बिकॉज जिस टाइप का कंपनी का काम है उसमें एक साइकिल क्रेडिट पे माल देना बन जाता है। दूसरा, 51 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है, और 68 करोड़ रुपए के अदर एसेट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कंपनी के ऊपर में ट्रेड्स पेबल जो है 115 करोड़ रुपए के हैं। 115 करोड़ मतलब कंपनी ने माल उठाया उधारी पे दे दिया, जब वहाँ से बिकेगा तो पेमेंट आएगा, इनको जाएगा, नया माल उठेगा। तो एक पूरी साइकिल जिस तरीके से कंपनी काम करती है वो बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अगर हम लोग रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो रेवेन्यूज सेगमेंट, रेवेन्यूज इज इंक्रीजिंग। जिस टाइप का कंपनी का काम है, रेवेन्यू बहुत अच्छे से इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। ने पिछले साल 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज बहुत ही भयंकर हुआ है, लगभग 80% का रेवेन्यू इंक्रीज है। बाकी इस साल जो है जितना 23 से 24 के बीच में होता उतना ज़्यादा 24 से 25 के बीच में होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार हो सकता है कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू टच कर जाए, 1200 करोड़ तक, 1300 करोड़ तक रेवेन्यू टच कर सकता है। तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के लगभग 11 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, 11 CR तक, जो कि पिछले 8 करोड़ तक था। तो हम 11 करोड़ को लेते हुए ही पी रेशियो निकालने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का जो मोस्टली जो हो सकता है गड़बड़ाया हुआ रह सकता है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल थिंग। बट इस साल जो है कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में रहा है, दैट इज 6 CR पॉजिटिव में रहा हुआ है। जबकि कंपनी ने ट्रेड्स, यहाँ पर देख रहे हो, ट्रेड्स रिसीवेबल्स अच्छे खासे आए तो कंपनी ने ट्रेड्स पेबल दे दिए, और यहाँ पर इन्वेंट्री से पैसा अच्छा खासा आया तो यहाँ पर कंपनी ने ट्रेड्स पेबल दे दिए। बट जबकि पिछले साल क्या था, यहाँ पर ट्रेड्स पेबल कंपनी ने 132 करोड़ रुपए खुद के पास रखे, बिकॉज ट्रेड इन्वेंट्री इनके पास में अच्छी खासी पड़ी हुई थी। दैट मीन्स माल आता है तो उधारी में आता है, फिर आगे बिकता है तो फिर वहाँ से पेमेंट आता है, तो ट्रेड्स पेबल वालों को यहाँ पर पे होता है। जैसे कि हमने जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप का ही यहाँ पर आपको कैश फ्लो में देखने को मिलेगा। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप से ठीक चल रहा है। नेक्स्ट, अब कंपनी कोई भी डिविडेंड आज के दिन नहीं दे रही है, पूरा पैसा जो है बिजनेस में ही फैलाने में ही लग रहा है। दैट्स फाइन। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी को। अब अगर फाइनल रिव्यू पे जाने की कोशिश करें उससे पहले 2 कंपनियां और हैं जिनके साथ हमें कंपेयर करके देखना है इसको। तो एक है भाटिया कम्युनिकेशंस और दूसरी है
जे जलराम टेक्नोलॉजी, जो कि सिमिलर सा ही काम करते हैं, बट ध्यान रखिए ये कंपनी का जो मेन फोकस है वो रेवेन्यू जो है वो मोबाइल फ़ोन से आता है, मोबाइल से आता है। उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दूसरे आइटम्स से भी ज़्यादा आता है, राइट। तो हम 11 करोड़ के हिसाब से अगर वैल्यू लगाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो पूरी वैल्यू इस कंपनी की लगाई गई है, दैट इज़ अराउंड 130 करोड़ के आसपास में। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका 12 का पी रेशियो निकल के आता है, और 12 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 20 का और इसका है 42 का। सो इनके मुकाबले बहुत अच्छी खासी वैल्यू मार्केट वो वे लेके आ रहे हैं, बट स्टिल इनकी जो प्राइसिंग है वो जो वैल्यू है, जो आईपीओ जो जिस कंपनी के हम जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, उनका प्राइस धीरे 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 डाउन आता ही जा रहा है। नेक्स्ट अब पीवी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेटवर्थ के हिसाब से, तो नेटवर्थ इसकी 34 करोड़ की और पैसे उठा रही 30 60 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2 का पीवी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 3.5 और इसका है 5। सो नेटवर्थ के हिसाब से भी वैल्यू अच्छी लगाने की कोशिश की गई है, बट ध्यान रखिएगा इस टाइप के बिजनेस के अंदर में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, यूजुअली पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, अटक जाता है, बट ब्रांडेड आइटम्स के अंदर में ये खतरा कम रहता है। सो थोड़ा बहुत रिस्क भी है बट रिस्क कम भी है, बिकॉज ब्रांडेड आइटम्स के साथ में टाई अप है, ब्रांडेड लोगों के साथ में टाई अप है, तो एक साइकिल जो है वो बनती बढ़ी रहती है, क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। सो दैट्स अ गुड थिंग इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस। सो आई एम होपफुल फ्यूचर में बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं, बस मन में कहीं लालच ना आए, तो लालच आई थिंक नहीं आना चाहिए, बिकॉज प्रमोटर्स खुद पैसा उठाया नहीं है और कंपनी में आफ्टर दी आईपीओ भी वो अच्छा खासा स्टेक रखने वाले हैं और वैल्यू भी ठीक लगाने की कोशिश की है। सो आई एम होपफुल इन दी शॉर्ट एंड लॉन्ग रन बोथ। बाकी जिस टाइम के ऊपर में आईपीओ लेके आए हैं ये थोड़ा टाइमिंग थोड़ा ख़राब है, बिकॉज मार्केट गिर रहा है, लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट से उठ रहा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर में सस्ते में मिल जाए शॉर्ट टर्म में, तो दैट कैन बी द केस। बाकी वैल्यू ठीक लग रही है, ऐसा कुछ नेगेटिव रीज़न नज़र नहीं आया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी कुछ भाइयों के सवाल हैं वो अगले वीडियो के अंदर में कवर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, राइट। सी यू टुमारो।